स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने करंट अफेयर सीरीज़ में जनवरी 2021 का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं और इसको हम लोग आज कंक्लूड करेंगे। 3 पार्ट में हमने जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर सीरीज़ को। पहला जो है हमारा वो कि केंद्रीय मंत्री, कौन सी ऐसी केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये जो यूनियन बजट मोबाइल ऐप इस लॉन्च करने का कारण ये है कि इस बार जो बजट था उसको प्रिंटिंग नहीं करवाया गया, उसको ऑन पेपर नहीं किया, यानी कि इस बार का जो बजट था वो पेपरलेस था। पेपरलेस बजट था और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पेपरलेस बजट था। ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लस कोविड प्रोटोकॉल के कारण भी इस बार एक ऐसा समय था कि जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके के काम नहीं हो सकते थे, तो इसलिए इस चीज़ को किया गया और ये एक बजट ऐप हो गया, ये एक यूनियन बजट मोबाइल ऐप जिस पर कि बजट से संबंधित जितनी भी सूचनाएं थी वो उस पर उपलब्ध थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इससे कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 32 बच्चों, देश भर के 32 बच्चों को इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें किनको सम्मानित किया जाता है? तो 18 साल से नीचे के वैसे बच्चों जो साइंस के क्षेत्र में या फिर डिफेंस या फिर आर्ट कल्चर किसी भी क्षेत्र में जो एक एक्सेप्शनल वर्क करते हैं या फिर कुछ ऐसा शौर्य दिखाते हैं, अपना ऐसा कुछ प्रदर्शन करते हैं जो कि देश के नज़र में आ जाता है, तो इन चीज़ों को लेकर के उनको पुरस्कृत किया जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नाम जो बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी बिहार की एक लड़की थी जिसको कि साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। वो लॉकडाउन में पिछले साल उसने अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके काफ़ी लंबी दूरी तय की थी। तो इसको शौर्य कैटेगरी में शौर्य दिखाने के लिए, अपना जो करेज ये दिखाई, उसके लिए ज्योति कुमारी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थर्ड है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा, एक मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू की गई है और उस कोचिंग सुविधा का नाम है अभ्युदय। इस अभ्युदय की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कि उतने अच्छे वेल टू डू फैमिली से नहीं हैं, जो कि अपना खर्च नहीं उठा सकते, तो उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली जो भी सिविल सेवा परीक्षाएं हैं उनके लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा हो उसके लिए, तो इन सभी चीज़ों की कम्पिटिटिव तैयारी करवाने के लिए कोचिंग एक सुविधा प्रदान की गई है जो कि मुफ्त है और इसी का नाम क्या है? अभ्युदय। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान शुरू किया गया है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान के सिरोही जिले में इस चीज़ की शुरुआत की गई है। अब क्यों शुरू की गई है कि वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उनको मार दिया जाता है, यानी कि एक जागरूकता की लोगों में कमी है लड़का और लड़की को लेकर के। तो लड़की के पैदा होने पर उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से निजात पाने के लिए, इस तरीके की चीज़ों से लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान शुरू किया गया है। जिस भी घर में एक बेटी का जन्म होगा उसके दरवाजे पे एक पौधा लगाया जाए। पौधा में भी एक स्पेसिफिक पौधा है, सहजन का पौधा, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच माना जाता है, सॉइल के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो इसके लिए एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सृष्टि गोस्वामी। अब ये सृष्टि गोस्वामी कौन है? तो एक स्टूडेंट है। इसको 24 फरवरी के दिन उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि उत्तराखंड के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे टीएस रावत, उन्होंने सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा। अब क्यों सौंपा? तो 24 फरवरी को ही, तो 24 फरवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है और महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण को शो करने के लिए एक तरीके से इस कदम को उठाया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, किस एजेंसी के द्वारा एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, 143 सैटेलाइट ऑन अ सिंगल रॉकेट
वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है उसके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा इस कार्य को किया गया है। और इसके तहत उसने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो भारत का, इसरो का, क्योंकि इसरो का जो रिकॉर्ड था उसने भी 100+ सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था, लेकिन उससे ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करके स्पेस एक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा? ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत किस राज्य की सीमा पर की गई है? तो राजस्थान। राजस्थान के बॉर्डर पर बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के द्वारा राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई है। ऐसा इसलिए किया जाए, कोहरे के समय में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और कोहरा रहता है काफ़ी ठंडे मौसम में, जनवरी के टाइम, तो उस वक्त क्या होता है कि घुसपैठिए उस अंधेरे का फ़ायदा उठा करके और ठंड का फ़ायदा उठा करके इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, घुस जाते हैं बॉर्डर में। तो इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी एक सघन अभियान चलाया है। इसमें ये कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे ठंडा का मौसम है तो उसमें ऑपरेशन सर्द हवा, और जब गर्मी यानी कि बहुत ज़्यादा जिस वक्त लू चलती है तो उस वक्त ऑपरेशन गर्म हवा के नाम से इस योजना को बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप को हर एक जो भी लोग होते हैं, जो भी स्टूडेंट खास के होते हैं, वो अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उनको उसमें वो सारी जानकारियां उपलब्ध होगी जो स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और बाकी जो दूसरे क्षेत्र में जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं जिसके लिए वो एलिजिबल होंगे, तो इस तरह की जो सारी जानकारियां होंगी वो उनके मोबाइल में आती रहेंगी। तो ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। नेक्स्ट है कि बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटल के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो इंडिया की बनी है वो कौन बनी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टीसीएस जो है सो भारत की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी, किस बेसिस पे? तो मार्केट कैपिटल पर 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो हो गई। मार्केट कैपिटल कहने का मतलब जिसके बाजार में जो इसके शेयर का जो भी होल्डिंग कैपेसिटी होगा, शेयर का जो वैल्यू होगा, उसको मार्केट कैपिटल कहते हैं। और उसी बेसिस पे टीसीएस जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य में खोजी गई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। यानी कि चींटी के प्रजाति जो खोजी गई है उनका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी, सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, लेखक भी है, किनके नाम पर रखा गया है? तो तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल दोनों जगहों पर चींटी की एक प्रजाति मिली है जिसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर उनके सम्मान में रखा गया। अभी रिसेंटली 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर, अभी तक जो पुरुष फाइटर तो शामिल होते ही थे, पुरुष जितने भी फाइटर पायलट थे वो शामिल हुआ करते थे, लेकिन पहली बार एक महिला फाइटर पायलट शामिल हुई है रिपब्लिक डे परेड में 26 जनवरी 2021 को। वो कौन है? तो भावना कांत। ये भावना कांत जो है ये शामिल हुई है। कहाँ की है ये? तो बिहार के दरभंगा जिले की है। बिहार के दरभंगा जिले की ये निवासी है भावना कांत, और यही रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई है। हाल ही में क्या हुआ है कि वार्षिक कार्यक्रम है जो काफ़ी सालों से चला रहा है, एनुअल कार्यक्रम है भारत पर्व 2021। अब ये भारत पर्व 2021 जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष, जो भी लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। इसके थ्रू क्या होता है, जो इंडिया का जो टैगलाइन है इनक्रेडिबल इंडिया का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, डाइवर्सिफाई किया जाता है। जो भी हमारा जो डाइवर्स कल्चर है, जो कस्टम है, त्यौहार है, प्रजातियां हैं, उन चीज़ों को एक तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि लोग उस चीज़ को जाने। और ये कहीं ना कहीं 26 फरवरी से लेकर के 31 फरवरी तक के बीच में इस ड्यूरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार यानी कि बेस्ट इलेक्टोरल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये है मेघालय। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मेघालय, और इसको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है,
अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में 2020 में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि विदेशी जो निवेश आता है किसी भी देश में उस चीज को, तो एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता 2020 में कौन बना है? तो चाइना बना है। चीन जो है वो अंकटाड एक एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता 2020 में बना है। और सेकेंड नंबर पे कौन है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका जो है वो नंबर 2 पे। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में नव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो नव पुस्तकालय जो है वो कोलकाता में शुरू की गई है, हुगली नदी पर। ये कोलकाता जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके द्वारा शुरू की गई है, और इसके तहत ये नाव पर एक तरीके से एग्जीबिशन टाइप है, नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य यानी कि जो ग्रे वुल्फ सेंचुरी जो है ये कहाँ खोला गया है भारत का पहला? तो ये कर्नाटक में खोला गया। कर्नाटक में भी अगर स्पेसिफिक जिला पूछ दे तो ये कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा। ऐसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कर्नाटक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो दिया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, तो यही अवार्ड इस वर्ष 2021 के लिए किसको दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में? तो राजेंद्र कुमार भंडारी। इन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं और इसीलिए इनको राजेंद्र कुमार भंडारी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हुनर हाट। हुनर हाट जो है उसका 24वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ किया गया है हुनर हाट के 24वें संस्करण का। हुनर हाट क्या है? तो यहाँ जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े स्पेशली जो महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो इसमें अपने सामान को प्रदर्शित करती हैं और अपना जो उनका जो कला है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने यानी कि जो बाइडेन का जो प्रशासन है उसमें किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ का पद दिया गया है? चीफ ऑफ स्टाफ किस डिपार्टमेंट में? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ का एक जो पोस्ट है उस पर किसको नियुक्त किया गया है? तो तारक शाह। तारक शाह एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको चीफ ऑफ स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में अपॉइंट किया गया है अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जो भी हमारा फोटो जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ईईपिक। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम क्या है? ईईपिक। इसको किसने स्टार्ट किया है? तो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा। तो चुनाव आयोग ने ही इसको शुरू किया है और इसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसके तहत स्कैन करके इस चीज को डाउनलोड किया जा सकता है। अगला है एमआई इंडिया, जो कि एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी है। इसने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल शुरू किया? शिक्षा हर हाथ नाम का एक पहल है और ये एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शुरू किया? तो सोनू सूद के साथ, जो हाल ही में समाज सेवा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कोरोना काल में लोगों की उन्होंने मदद की और इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे। और इसी कड़ी में इनका एक स्टेप है कि एमआई इंडिया के साथ मिलकर वैसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको कि आर्थिक तंगी के कारण वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं ले पा रहे हैं और उनका जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, तो इसी चीज़ को लेकर के एमआई इंडिया और सोनू सूद मिलके उन लोगों को मुफ्त में स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत जापान इंडिया जापान इंडो जापान एक्सिस फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में हुई। इंडिया और जापान जो कि एक्ट ईस्ट फोरम है, एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में जो भी चीज़ें होती है, जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है, उस चीज़ को लेकर के वो अपने जो योजना बनाते हैं और उसी का 5th ज्वाइंट मीटिंग जो 5वीं बार संयुक्त बैठक हुई है वो कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में हुई है। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो टोयोटा। टोयोटा कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। जापान की जो एक कार निर्माता कंपनी है टोयोटा, इसने विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी के रूप में खुद को स्थापित किया। इसने वोक्सवैगन को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने
देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्स्ट लेदर पार्क, राज्य के ये जो इंडिया का फर्स्ट लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ? तो कानपुर। और कानपुर वैसे भी लेदर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ की जो लेदर की जो चीज़ें हैं वो देश भर में काफ़ी अच्छी रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की जो शुरुआत की है, और इसके तहत क्या होगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं या जो ट्रेनी जो डॉक्टर्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे लोग आपस में समन्वय बनाएंगे और इस स्कूल के माध्यम से खुद को ट्रेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, नई दिल्ली में किस देश के एम्बेसी के पास, किस देश के जो दूतावास है, एम्बेसी है, उसके पास बम ब्लास्ट हुआ है? तो ये इजरायली दूतावास, जो इजराइल का जो एम्बेसी है, इजरायली जो एम्बेसी है, उसके पास नई दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी कि करप्शन इंडेक्स, इसमें जो कौन सा देश है वो प्रथम स्थान पे रहा है? तो प्रथम स्थान पे यानी कि जहां पर जो भ्रष्टाचार की जो मामले हैं वो सबसे कम आए हैं और सबसे इन चीज़ों में उनको अच्छा माना जाता है, तो ये डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है वो संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में नंबर 1 है। और इसमें जो भारत का पोजीशन है वो 86 पोजीशन है। इंडिया जो है वो 86वें स्थान पे है। और सबसे अंतिम जो स्थान है वो किसका है? सोमालिया का। सोमालिया जो है वो सबसे नीचे है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके शॉर्ट फॉर्म में टीआई कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? यानी कि जो गणतंत्र दिवस जो परेड होता है उसमें हर एक राज्य जो है सो अपना अपना झांकी प्रस्तुत करती है अपने कल्चर को शो करने के लिए। तो उसी में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी झांकी प्रस्तुत की, और उसने झांकी जो प्रस्तुत की वो राम मंदिर झांकी थी, और उसी को इस बार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि हर एक सिटी, हर एक गांव, हर जगह तक जो स्वच्छ पीने का पानी, जो ड्रिंकेबल या वाटर हो, वो प्योर फॉर्म में हो, उस चीज़ को पहुंचाने के लिए पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है। और उसका किस योजना के तहत लॉन्च किया है? तो मिशन भागीरथी के तहत। हाल ही में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसमें स्वास्थ्य सूचकांक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का पोजीशन कौन सा रहा है? तो 10वें पोजीशन पर रहा। चूंकि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ये पूछा जा सकता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट देखते हैं, चीन में जो कोविड-19 का टीका बना था तो उस टीके को काफ़ी सारे देशों ने मंजूरी नहीं दी, कुछ सेलेक्टेड देश हैं उन्होंने ही इस चीज़ को मंजूरी दी थी। तो चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू, यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन बना है? तो हंगरी बना है। हंगरी ने चाइना के कोविड-19 टीके को मंजूरी दिया और इस तरह वो यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया ये करने वाला। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो वुडापेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी यानी कि माउंट मेरापी वोल्केनो जो है उसमें इरप्शन हुआ है, विस्फोट हुआ है? तो वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो फ्रांस के साथ। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण यानी कि ग्लोबल जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है उस चीज़ को लेकर के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आपस में समझौता किया है भारत और फ्रांस ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है और प्लस हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। तो इसी चंडीगढ़ में उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनको बेटर एनवायरनमेंट में रखा जाएगा ताकि उनको जो बीमारी है जो रोड पे वो
कभी कभी वो कुचले जाते हैं, या फिर कुछ जगह उनके ऊपर जो हिंसा की खबर आती है उन चीज़ों को लेकर के उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 86 में 86th पोजीशन पे इंडिया रहा है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 86वें स्थान पर है। और इसमें जो प्रथम स्थान पे है, जो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन उसमें किया है, वो वियतनाम ने किया। वियतनाम के साथ साथ न्यूजीलैंड वगैरह जो है उनको भी ऊपर से ही स्थान मिला था। भारत की जो स्थान था वो 86 में। जो सबसे इसमें लोएस्ट पूछ सकता है, जो सबसे नीचे जो है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है इस कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में सबसे नीचे रहा। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का जो लास्ट स्लाइड है हमारा, कि किस देश की शासन प्रमुख को निर्वासित कर दिया गया, वहां से उनको वो जो पद पर थी उनसे हटा करके उनको एग्जाइल में भेज दिया गया, उनको कैद कर लिया गया। और वहां की जो सेना ने ऐसा किया, तो वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और सैन्य शासन स्थापित कर दिया है। तो किस देश में हुआ है? तो म्यांमार में। भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है और वहां पे ऐसा हुआ है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो यांगोन है। अब लास्ट देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स। एक पुस्तक आई थी हाल में अभी जो काफी चर्चा में रही थी, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। एक पुस्तक थी बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, और चूंकि ये वर्तमान में रिलीज एक पुस्तक है तो इस पुस्तक का जो लेखक है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये लेखक कौन थे या कौन है? तो डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी जो है वो इस पुस्तक के बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं, और ये हामिद अंसारी एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये 2 टाइम के एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।